आज हम पूरे मॉन्स्टरवर्स टाइमलाइन को प्रॉपर क्रॉनिकल ऑर्डर में समझेंगे, स्पेशली मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर को, ताकि कुछ मिस ना हो। सबसे पहले चलते हैं 1950s में, जब मोनार्क की एक्चुअल फाउंडेशन रखी जा रही थी। 1952 मनीला में जनरल पकेट ली शॉ को सजा देता है डॉक्टर कीको को एस्कॉर्ट करने का। कीको एक रेडिएशन साइंटिस्ट है जो अनयूजुअल एनर्जी रीडिंग्स इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं। शॉ को मिशन का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता, इसलिए वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि वो एग्जैक्टली किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है। यहीं पर विलियम बिल रैंडा एंट्री लेता है। रैंडा जंगल में मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस की थ्योरी देता है और क्लेम करता है कि वो एक मिस्टीरियस शिप का सोल सर्वाइवर है, एक ऐसा इंसिडेंट जो नॉर्मल साइंस से एक्सप्लेन नहीं होता। जब कीको रेडिएशन साइट एग्जामिन कर रही होती है, तब अचानक एक मोटो अटैक करता है। केओस के बीच कीको एक गहरी एबिस में गिर जाती है और सबको लगता है कि वो मर चुकी हैं। ये मूवमेंट ट्रैजिक जरूर है, लेकिन साथ ही मोनार्क के ओरिजिन और हॉलो अर्थ के कॉन्सेप्ट का टर्निंग पॉइंट भी है। 1959 में यंग बिल रैंडा, कीको और ली शॉ मोनार्क के लिए एक पुरानी फैक्ट्री इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां रेडिएशन बाहर हाई है लेकिन अंदर जीरो। उन्हें ग्लोइंग एक्स मिलते हैं, यानी मोटो एक्स। कीको नीचे उतरती है। शॉ पहले मना करता है पर फिर फॉलो करता है, जबकि रैंडा ऊपर बैकअप में रहता है। यहीं से इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और टाइटन के खतरे का पहला रियल एक्सपोजर मिलता है। फंडिंग के लिए शॉ, रैंडा और कीको जनरल पकेट के सामने पिच करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मॉन्स्टर्स का कोई फोटोग्राफिक प्रूफ नहीं है। शॉ और रैंडा सजेस्ट करते हैं कि यूरेनियम से गॉडजिला को लोर करके फोटो एविडेंस मिल सकता है। पकेट सरकास्टिकली कमेंट करता है कि रिक्वायर्ड यूरेनियम जापान पर गिराए गए बॉम्ब के बराबर है। फिर आता है बिकिनी एटॉल कॉपरेशन। अमेरिकन यूरेनियम को बॉम्ब के फॉर्म में रेडी करते हैं। प्लान होता है मॉन्स्टर को मारने का। गॉडजिला लोर होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है और टेम्परेरी सबको लगता है कि गॉडजिला मर गया, लेकिन हम जानते हैं कि ये एंड नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। इसी दौरान मोनार्क को केजो रिसर्च के लिए मेजर फंडिंग मिलती है, बेसिकली ब्लैंक चेक। 1970s में स्टोरी कनेक्ट होती है कॉन्ग स्कल आइलैंड के इवेंट से। स्कल आइलैंड मिशन के दौरान बिल रैंडा एक जाइंट स्पाइडर से बचकर अपनी रिसर्च फाइल और वीडियो टेप्स वाटरप्रूफ बैग में डालकर समंदर में फेंक देता है, ताकि फ्यूचर में कोई उन्हें डिस्कवर कर सके। बाद में ये बैग एक फिशिंग बोट को मिलती है। मोनार्क के सीक्रेट फिर सरफेस पर आने लगते हैं। अब जंप करते हैं 2014 के बाद वाली दुनिया में, जब गॉडजिला के सैन फ्रांसिस्को अटैक ने सब कुछ चेंज कर दिया। दुनिया अब गॉडजिला के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करती। एक साल बाद यानी 2015 में जापान स्पेशली फुल्ली प्रिपेयर है, मॉनिटरिंग सिस्टम और वेपन रेडी हैं। यहीं पर केट रैंडा एंट्री लेती है। अपने डैड हिरोशी की मौत के बाद वो जापान आती है और उसके फ्लैट में केंटारो और इमुको को देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ रिवील होता है कि हिरोशी की डबल लाइफ चल रही है। मोनार्क के सीक्रेट्स फैमिली लेवल पर एक्सप्लोर होने लगते हैं। केट और केंटारो हिरोशी के ऑफिस में सीक्रेट फाइल्स एक्सप्लोर करते हैं। केट को पता चलता है कि ली शॉ अभी भी जिंदा है और मोनार्क रिटायरमेंट होम टाइप फैसिलिटी में रखा गया है। टिम, जो मोनार्क का एजेंट है, केट को ट्रैक करता है। केंटारो अपनी एक्स मे के पास जाकर इनक्रिप्टेड फाइल डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। इवेंचुअली केट, केंटारो और मे डिसाइड करते हैं कि इन्हें शॉ को फैसिलिटी से निकालना होगा। शॉ बाहर आता है और एक क्लियर जनरेशन गैप कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ओल्ड सीक्रेट्स वर्सेस न्यू जनरेशन के सवाल। ग्रुप साउथ कोरिया पहुंचता है, जहां इमिग्रेशन का फेक अरेस्ट सेटअप होता है। शॉ का एक पुराना दोस्त हेल्प करता है। फिर वो अलास्का के लिए प्लेन लेते हैं। प्लेन अलास्का में क्रैश लैंड करता है। हिरोशी का टेंट और रिसर्च मिलती है, लेकिन तभी एक नया टाइटन अटैक करता है, स्टार नोज मोल जैसा क्रिएचर जो कूलिंग रेज एमिट करता है। शॉ का कोरियन दोस्त मारा जाता है, प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ग्रुप फंस जाता है। उसी दौरान हॉलो अर्थ मिशन प्लान होता है। यंग शॉ को बताया जाता है कि वो एक स्फेरिकल शटल में टाइटन के स्लिप स्ट्रीम के जरिए हॉलो अर्थ में ट्रैवल करेगा। हॉलो अर्थ के रूल्स क्लियर होते हैं। यहाँ टाइम डिलेशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ के मिनट्स अर्थ के सालों के बराबर हो सकते हैं। मिशन लॉन्च होता है। टाइटन के अटैक इंटेंस होते हैं। यंग ली शॉ अपने कलीग्स की मौत विटनेस करता है और सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। हॉलो अर्थ का इकोसिस्टम मैसिव और विजुअली इंसेन स्केल पर दिखाया जाता है। एक इमोशनल मूवमेंट में यंग हिरोशी और ली शॉ के बीच इंटरेक्शन होता है, पॉकेट नाइफ प्रॉमिस के साथ, जो फ्यूचर में सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखता है। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हॉलो अर्थ में यंग ली शॉ सिर्फ 20 मिनट स्पेंड करता है, लेकिन अर्थ पर 20 साल गुजर चुके होते हैं। टाइम डिलेशन का रियल इम्पैक्ट तब समझ आता है जब एडल्ट हिरोशी रैंडा ओल्ड ली शॉ से मिलता है और शॉ को चक्कर आने लगते हैं।
एजिंग और टेम्परेचर डिस्टॉर्शन का विजुअल इफेक्ट। प्रेजेंट टाइमलाइन में केंटारो जख्मी हॉस्पिटल में होता है। केट, मे और ली के प्लांट एक्सप्लोजन में मरने की फॉल्स रिपोर्ट्स आती हैं। हिरोशी का गुस्सा और गिल्ट एक्सप्लोर होता है। वो कीको, ली और बिल रैंडा को टाइटन के कियोस के लिए ब्लेम करता है। ली शॉ ट्राई करता है समझने की, पर प्रोपेगेंडा और डैनियल स्ट्रॉन्ग रहता है। हॉलो अर्थ में मे और ली सरवाइव करते हैं, लेकिन केट मिसिंग हो जाती है। ली का डायलॉग टाइम इज नॉट ऑन आवर साइड लिटरल भी है और मेटाफोरिकल भी, क्योंकि वहाँ टाइम का फ्लो अनप्रेडिक्टेबल है। केट एक वाइल्ड हॉग के अटैक में फंस जाती है और शॉकिंगली कीको उसे रेस्क्यू करती है। यहाँ कन्फर्म होता है कि कीको हॉलो अर्थ में सरवाइव कर गई थी और टाइम डिलेशन ने उसकी एजिंग रोक दी। साथ ही रिवील होता है कि केट और केंटारो दोनों रैंडा कीको के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। फैमिली लिनिएज डायरेक्टली मोनार्क के ओरिजिन से कनेक्टेड है। बिल रैंडा की लेगेसी, हिरोशी का ऑब्सेशन और नेक्स्ट जनरेशन के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सब टाइटन के फ्यूचर डायनेमिक को शेप कर रहे हैं। ये पूरी टाइमलाइन अल्टीमेटली मॉन्स्टर वर्स के लार्जर यूनिवर्स में फिट होती है, जो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और अपकमिंग एक्सपेंशंस तक जाती है। लेकिन ये सीरीज मेनली 2014 के बाद और स्कल आइलैंड के बीच की हिस्ट्री गैप्स को फिल करती है, हॉलो अर्थ के सीक्रेट और मोनार्क का असली ओरिजिन को एक्सप्लोर करते हुए। और यहीं पर सीजन सस्पेंस के साथ खत्म होता है। हॉलो अर्थ की टाइम की मिस्ट्री अभी फुली सॉल्व नहीं हुई। कीको का सर्वाइवल एक गेम चेंजर है और रैंडा फैमिली के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर मॉन्स्टर वर्स इवेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं। चलिए इसके एंडिंग पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, ली शॉ 70 साल का कैसे लग रहा है, जबकि टेक्निकली वो 90 का होना चाहिए। सिंपल रीजन है, हॉलो अर्थ में टाइम अलग तरह से चलता है। ली कीको को बचाने और टाइटन की दुनिया के बारे में ज्यादा जानने के चक्कर में उस होल में गिर गया था। वहाँ एक टाइटन से टकराने के बाद वो हॉलो अर्थ में फंस गया। उसके लिए शायद सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिन गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर पूरे 20 साल बीत गए। दुनिया को लगा वो मर चुका है। जब ली फाइनली वापस मिला तो हिरोशी रैंडा तब तक बड़ा हो चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हिरोशी अब ली, कीको और बिल से नफरत करने लगा है, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी रिसर्च की वजह से ह्यूमंस और टाइटन्स के बीच का बैलेंस बिगड़ गया। केंटारो बेचारा टूट गया। उसे लगा एक ही साथ उसने अपनी बहन, एक्स गर्लफ्रेंड और अपने डैड के बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। लेकिन सच ये है कि केट, मे, लीशो और कीको सब जिंदा हैं, बस हॉलो अर्थ में कहीं अटके हुए। अब हमें दिखाया जाता है कीको केट को रेस्क्यू करती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो ली और मे को ढूंढने में हेल्प करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है केंटारो और हिरोशी पर। केंटारो फाइनली जानना चाहता है कि उसका डैड इतने सालों कहाँ था और ऐसी क्या जरूरी चीज थी कि वो अपनी फैमिली के लिए प्रेजेंट ही नहीं रहा। हिरोशी एक्सेप्ट करता है कि वो गलत था। जब मोनार्क का नैरेटिव मिलिट्री लेवल पर कंट्रोल होने लगा, तब हिरोशी ने इमोशनली रिएक्ट करके कीको, ली और बिल को ऑलमोस्ट हेरेटिक जैसा ट्रीट किया। वो बताता है कि वो डेजर्ट में उन्हीं का अधूरा काम पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हिरोशी का गोल है ह्यूमंस और टाइटन्स के बीच एक बैलेंस, एक को एग्जिस्टेंस का सीक्रेट ढूंढना। और क्योंकि केंटारो ने बार बार प्रूव किया है कि वो कैपेबल है, हिरोशी चाहता है कि उनका मिशन फादर सन टीम की तरह चले। लेकिन केंटारो सीधा वो पॉइंट उठाता है जिसे हिरोशी अवॉइड कर रहा था, दो फैमिलीज का इशू। हिरोशी फिर विक्टिम बनने की ट्राई करता है और केंटारो के सवाल का जवाब एक सवाल से देता है, तुम चाहते हो कि मैं कभी इमिको से मिला ही ना होता। केंटारो सीधा बोल देता है कि हिरोशी की इनफिडेलिटी ने फैमिली का कॉन्सेप्ट ही तोड़ दिया। मतलब अगर तुम पहले फैमिली को नहीं संभाल पाए तो अब किसी मिशन का क्या फायदा। हॉलो अर्थ में मे और ली फाइनली कीको और केट से मिल जाते हैं। ली और कीको का रीयूनियन जिस तरीके से शूट, एडिट, एक्ट और स्कोर किया गया है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। कर्ट रसेल और मरी ने दिल को छू लेने वाला मोमेंट क्रिएट किया, जिससे हम जैसे व्यूअर्स उनकी जर्नी का पूरा इमोशनल वेट फील कर पाते हैं। पहले एक रिलीफ का मोमेंट होता है कि दोनों जिंदा हैं, फिर फौरन एक उदासी की लहर आती है क्योंकि इतना सारा वक्त निकल चुका है। उसके बाद थोड़ी खुशी भी होती है क्योंकि हिरोशी ठीक है और कीको अपनी ग्रैंड डॉटर केट के सामने खड़ी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं क्योंकि अगले ही सेकंड एक गट पंच मिलता है। बिल रैंडा एक एक्सपीडिशन से मर चुका था। सच बताऊं तो मुझे अवार्ड्स के रूल ज्यादा नहीं पता, पर अगर ज़ॉम्बीज और ड्रैगन्स वाले शोज नॉमिनेट हो सकते हैं तो मोनार्क तो डेफिनेटली डिजर्व करती है। और यहाँ ये भी बोलना पड़ेगा, पहले 3 एपिसोड्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और आज मैं इस शो के लिए अवार्ड वाली कैंपेनिंग कर रही हूँ। शो रनर्स के लिए ये तो स्ट्रेट अप बिग विन है। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कीको ही सिग्नल भेज रही थी इस उम्मीद में कि मोनार्क उन्हें रेस्क्यू करने आएगा, लेकिन मोनार्क ने उस सिग्नल को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उन्हें तो ये भी समझ ही नहीं आ रहा था
कि कीको का जिंदा होना एक रियल पॉसिबिलिटी है। ऊपर से नतालिया ने डॉक्टर बार्न्स की रिसर्च को साइड पर रख दिया। वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर लगा रही है, गामा रेडिएशन को मॉनिटर और स्टेबलाइज करना, जो दुनिया भर में स्पाइक हो रही है। टिम को ये बात बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर हॉलो अर्थ में कोई जिंदा है तो उनका फर्ज बनता है कि मोनार्क उन्हें हेल्प करे। लेकिन नतालिया उसकी बात को सीधा कट कर देती है। वो टिम को डांट कर बोलती है कि अपने डेस्क पर वापस जाओ वरना जॉब चली जाएगी। इस बीच ली शॉ वेट करने का नाम ही नहीं लेता। मोनार्क कुछ करे या न करे, वो खुद ही एक्शन ले लेता है। वो कीको के टाइटन कॉलिंग डिवाइस को रिकॉन्फ़िगर करता है, वही डिवाइस जिससे कीको अर्थ को सिग्नल भेज रही थी। ली का प्लान सिंपल है, एक टाइटन को अट्रैक्ट करो, पोर्टल ओपन करवाओ और फिर उस पोर्टल से वापस घर आ जाओ। वैसे मुझे नहीं पता कि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम में फंसे रहना वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कोविड जैसा फील देता है। जैसे हम सब ने वो साल लूज किए जो ग्रोथ, इमोशन, जो रियल वर्ल्ड कनेक्शन में लगा सकते थे। जैसे दुनिया से कट हो जाने से हम इमोशनली भी रुक गए थे। चाहे ये इंटेंशनल हो या ना हो, एंटरटेनमेंट में कोई इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होती। अब ये तो क्लियर है कि इमिको और हिरोशी का डिवोर्स होने वाला है, पर इमिको का शांत सॉफ्ट नेचर को कमजोरी मत समझना। वो हिरोशी को सीधा बोल देती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम केंटारो के बाप होने की जिम्मेदारी से भाग सकते हो। बच्चा तो बिल्कुल इनोसेंट है। ये सीन छोटा है टाइटन वाली बड़ी बड़ी चीजों के बीच, लेकिन इमोशनली बहुत पावरफुल है, क्योंकि सोसाइटी में डिवोर्स को नॉर्मल तो माना जाता है, पर हम ये सोचते ही नहीं कि इसके बीच में बच्चे कितना ट्रॉमा फेस करते हैं। इसके बाद केंटारो अपनी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स को कम करने अपने सीक्रेट बार चला जाता है। वहाँ टिम आता है और उसे प्रपोज करता है कि वो दोनों मिलकर गामा रे सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब सीधी बात, टिम ने मोनार्क छोड़ दिया है। केट, मे, ली और कीको फाइनली थोड़ी सांस लेते हैं टाइटन कॉलिंग फोन को पॉड तक ले जाने के स्ट्रगल के बाद। वही पॉड जिससे ली और बाकी साइंटिस्ट हॉलो अर्थ आए थे। इस ब्रेक के दौरान ली कीको को बताता है कि स्कल आइलैंड पर बिल की मौत कैसे हुई। ली कहती है कि बिल ने हॉलो अर्थ थ्योरी प्रूव करने और मोनार्क को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। ली ये भी बोलता है कि बिल लास्ट मैन स्टैंडिंग था और आखिरी मोमेंट तक फाइट करता रहा। लेकिन जिन्होंने कॉन्ग स्कल आइलैंड देखा है उन्हें पता है कि ये सच नहीं। बिल लास्ट मैन स्टैंडिंग बिल्कुल नहीं था। स्कल क्रॉलर ने उसे लिटरली चबा डाला। अब ये हो सकता है कि ली को पूरा सच पता ही न हो, या ली को सब पता है पर वो कीको को और दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए वो बिल की मेमोरी को क्लीन हीरोइक तरीके से याद रख रहा है। कीको फिर ली से पूछती है कि ऊपर दुनिया अब कैसी लगती है, और ली एक बहुत ही स्वीट पर थोड़ी सोबरिंग डिस्क्रिप्शन देता है। वो कहता है कि गैजेट बढ़ गए हैं, लाइफ थोड़ी इजी हो गई है, पर इंसान अब भी इंसान ही है, यानी इंसानी बिहेवियर ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही है। और ये बात सही भी है। फ्यूचर अनसर्टेन होते हुए भी प्रोक्रिएट कर रहे हैं और अनजाने में अपने टैक्सेस से नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल भी कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि ये इतना डीप नहीं होना चाहिए तो याद रखिए कि आप गॉडजिला का शो देख रहे हैं। गॉडजिला एक ऐसा आइकन से पैदा हुआ था जो हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान के ट्रॉमा की आवाज थी। इसके बाद हिरोशी बिल के लास्ट टेप को देख रहा होता है, तभी केंटारो और टिम आ जाते हैं। दोनों चाहते हैं कि हिरोशी उनकी हेल्प करे गामा सिग्नल को भेजने में, जो हॉलो अर्थ से आ रहे हैं, लेकिन हिरोशी सीधा मना कर देता है। उसके हिसाब से ये सब बकवास है, और अगर डिकोड कर भी लिया तो मोनार्क की हेल्प के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तब टिम एक लाइन बोलता है जो लिटरली चिल देती है, मोनार्क इज नॉट द ओनली प्लेयर इन दिस बिजनेस। और ये सुनते ही समझ आ जाता है कि टिम एपेक्स साइबरनेटिक की बात कर रहा है। अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखा है तो आप जानते हैं कि एपेक्स ने ह्यूमन काइंड पर कितनी तबाही लाई थी। फिर कहानी वापस हॉलो अर्थ पर चली जाती है, लेकिन ट्विस्ट, ये हॉलो अर्थ है ही नहीं। कीको इस जगह को एक्सिस मुंडी बोलती है, एक ऐसा रेल्म जो अर्थ और हॉलो अर्थ के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये एक्चुअली लॉजिक बनाता है। पूरे हॉलो अर्थ में जाने के लिए ह्यूमंस को स्पेशल स्पेसशिप चाहिए, वरना ग्रेविटी शिफ्ट उन्हें चीर कर रख देगी। एक्सिस मुंडी में ग्रेविटी शिफ्ट इतना ड्रास्टिक नहीं होता, इसलिए ह्यूमंस यहाँ सरवाइव कर सकते हैं और टाइम रैपिंग भी होती रहती है। लेकिन फिर भी एक बड़ा कंफ्यूजन यहीं आता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में एपेक्स और मोनार्क हॉलो अर्थ जाकर वापस आए थे और उनके टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो क्या फ्रेंचाइजी क्लेम करेगी कि सिर्फ एक्सिस मुंडी टाइम को डिस्टॉर्ट करता है और उसके आगे सब नॉर्मल चल रहा होता है? अगर वहाँ ग्रेविटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो टाइम डिफरेंस और ज्यादा होना चाहिए। ऑनेस्टली ये सब फिक्शनल साइंस का मसाला है, जो राइटर्स बोलेंगे वही समझना पड़ेगा। खैर, अब ग्रुप पॉड के पास पहुंच जाता है और यहाँ कीको वापस जाने से मना कर देती है। उसका कहना है कि दुनिया बहुत बदल चुकी है
और उसकी कोई नॉर्मल लाइफ बची ही नहीं। केट उसे थोड़ा सेंस देती है। वो बोलती है कि ये खतरनाक रेल्म रहने की जगह बिल्कुल नहीं है और हिरोशी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रहा होगा। थोड़ी देर चुप रहकर इमोशनल मूवमेंट के बाद कीको फैमिली घर वापस जाने के लिए अग्री कर लेती है। सीजन के आखिर में केट में कीको और ली पॉड और टाइटन कॉलिंग मशीन को एक्टिवेट करते हैं। सिंपल आइडिया है, टाइटन को अट्रैक्ट करो, वो पोर्टल बनाए, पोर्टल से अर्थ वापस जाओ। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। पोर्टल से नया टाइटन बुलाने की बजाय वो एक्सिस मुंडी में ऑलरेडी मौजूद एक टाइटन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो टाइटन थोड़ा लॉन ड्रैगन जैसा लगता है, पर शायद कोई नया क्रिएचर भी हो सकता है। टाइटन आते ही पॉड और टाइटन कॉलर का कनेक्शन तोड़ देता है, जिससे ली पॉड के अंदर बैठकर मशीन कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर ली एक रिस्की फैसला लेता है, टाइटन के बीच में जाकर कनेक्शन मैनुअली रिकनेक्ट करना। सिचुएशन टाइट हो जाती है। टाइटन लिटरली पॉड को क्रश करने वाला होता है और तब गॉडजिला एंट्री मार देता है। गॉडजिला उस क्रिएचर को टुकड़ों में फाड़ देता है, पोर्टल खोलकर उसके पीसेस पोर्टल में गिरा देता है। ये देखते ही चारों पोर्टल में जंप करते हैं। दुख की बात, ली वापस नहीं आ पाता। बाकी तीन, केट, मे और कीको सेफली अर्थ वापस आ जाते हैं। अर्थ का उनका इमोशनल रीयूनियन होता है केंटारो और हिरोशी से, और वहाँ पता चलता है कि उनके गायब होने के बाद 2 साल बीत चुके हैं। और सबसे बड़ा शॉक, मोनार्क अब गेम में नहीं है। उनकी जगह एपेक्स साइबरनेटिक और ब्रेंडा हॉलैंड ने ले ली है। लेकिन शॉक अभी खत्म नहीं होता। वो लोग न सैन फ्रांसिस्को में हैं न जापान में। वो स्कल आइलैंड पर उतरते हैं और अगर आउटपोस्ट का नाम काफी नहीं होता तो कॉन्ग का कीमियो कंफर्म कर देता है। अब एपेक्स की अथॉरिटी का रीजन भी क्लियर है, टिम, हिरोशी, केंटारो के डिस्परेशन। मोनार्क उनकी बात सुन ही नहीं रहा था और एपेक्स ने हेल्प ऑफर की अपने फायदे के लिए। हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से जानते हैं कि एपेक्स का मेन एम है हॉलो अर्थ का पावर सक करना। अगर 2-3 लोगों को बचाकर उन्हें हॉलो अर्थ एनर्जी के पास पहुंचने का मौका मिलता है तो ऑब्वियसली वो चांस कभी नहीं छोड़ेंगे। स्कल आइलैंड क्यों? सिंपल, मोनार्क दुनिया के हर टाइटन जोन को टाइटली कंट्रोल करता है। स्कल आइलैंड ही एक ऐसी जगह है जहां वो काफी टाइम से हाथ नहीं लगा रहे, बिल ब्रांडा की हिस्ट्री होने की वजह से। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली एपेक्स को वहां बेस बनाने दिया, ये जाने बिना कि स्कल आइलैंड कॉन्ग का घर है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म करते हैं। देखेंगे सीजन 2 में क्या होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।